और कौन है यहाँ पर? पार्थ को बोल दिया। प्रणाली ने सबमिट किया था, एक प्रणाली ने किया है। ये प्रणाली देशमुख जो बेटा जो है, आप कहाँ पर हो बताओ जरा। हाँ प्रणाली, आपने होमवर्क सबमिट किया? प्रणाली देशमुख। हाँ क्या ले रहा? वही तो पूछ रहा, बोल नहीं रही हूँ। क्या ले रहे हो? खा ले तू, ले लेना। अरे तो कैमरा चालू है कि मैं कैसे जाऊँ? तो बेटा बताएं जरा कहाँ पे है। यस विकी, आपके बेटा नोट्स कहाँ है? विकी मिल गए? सर हम 2 दिन में सबमिट कर देंगे। अच्छा ठीक है, मिल गए ना आपको? ठीक है चलो, ओके ठीक है बेटा, 1-2 दिन के लिए के अंदर सबमिट करो। और कौन रह गया जिससे बात नहीं हुई है? चिरायु, बेटा आप लोग कैमरा ऑन रखो। एक तो सभी बच्चे बार बार बोलना पड़ रहा है, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। ये जो बीच बीच में कैमरा ऑन करके फिर बाद में चले जा रहे हैं, ये बेटा अपना स्क्रीनशॉट बस वो अटेंडेंस जैसे कहते हैं, एक बार आ गए उसके बाद फिर दोबारा हट रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई गेम शो थोड़ी चल रहा है, क्या अंताक्षरी चल रही है कि 1 2 3 एक बार में स्क्रीन पर 4 देखेंगे, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 4, ऐसे हो रहा है? सर हम ऐसे 1-2 दिन में कर देंगे। कौन 1-2 दिन में कर देगा? सर प्रणाली। प्रणाली देशमुख, अच्छा ठीक है बेटा, कर दो 1-2 दिन के अंदर कर दो। और कहाँ पर? टीम्स ऐप पर ऊपर कोशिश करना, टीम्स ऐप के ऊपर वीडियो है, उस पर कैसे करते हैं वो देख लो, सीख लो। और अगर नहीं हो, इनकेस आप नहीं कर पाओ, ठीक है, तो फिर व्हाट्सएप पे कर देना। ठीक है दीप्ति, आप कह रहे हो आपने सबमिट कर दिया है, चलो देखते हैं, चेक कर लेंगे। चलो तो बेटा क्लास शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर फर्स्ट नहीं किए तो वो भी करना है क्या? अगर आप शुरू कर सकते हो दीप्ति, अगर चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया ना आपका, अब कर लो, आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर 1 के सर नोट्स कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। हो गए? हाँ वो भी कर दो फिर अपलोड, ठीक है यस कर दो, ठीक है। ओके सर। चलो तो बेटा क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, हमने एनर्जी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। एनर्जी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये आपको मैंने कल कराया था लास्ट क्लास में। बताया जरा वेव नंबर का रिलेशन। आई थिंक रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं हुआ था, किसको याद है? नो सर, नहीं, अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स मॉडल चालू था। हाँ वही चल रहा है। तो उसमें बेटा मैं आपको बताऊंगा आज, हाँ अचीवमेंट्स चल रहा था, अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो क्या क्या अचीवमेंट्स थे बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल के? अभी भी बेटा मेरे को सिर्फ कुछ ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन बच्चों ने कैमरा ऑन किया और कौन ने नहीं। सुनील, पारुल, जानवी, हृदयश्री, दीप्ति, दिशा, निकिता, विकी और अक्षय, ये 9 स्टूडेंट हैं जिनका कैमरा ऑन है। और टोटल बच्चे 16 हैं। तो यानी बाकी 7 स्टूडेंट क्या है, बंक पर चले गए। मेरे हिसाब से वो बंक पर हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से। बस बस ऑन कर दिया है, क्लास ऑन चल रही है, हवा हवाई चल रही है क्लास। तो बेटा बाकी बच्चे जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, मैं एक एक का नाम ले रहा हूं फिर। आयुष, क्या हुआ बेटा? समझाया था इतना आपको मैंने। आयुष अंबाटकर और आयुष मकोड़े, दोनों दोनों कहाँ हो आप? वेयर आर यू? जब तक बेटा कैमरा ऑन नहीं है आप प्रेजेंट नहीं हो। मैं बता रहा हूँ क्लास में रिप्लाई करो जल्दी, नहीं तो क्लास से फिर रिमूव हो गए, फिर क्लास से हटाना पड़ेगा मेरे को। चिरायु को भी बोल रहा हूँ। दीपक बेटा आप भी कैमरा ऑन कर लो। एक एक को बोलना ठीक नहीं है, बस एक बार मैंने बता दिया, अब आपको उस चीज को मानना है, ठीक है। सर ऑन है कैमरा। ऑन है तो हो जाएगा, अभी रुक जाओ, लार्ज गैलरी पर जाएंगे ना हम, तो आप सब दिखोगे एक साथ। आ गए सब। अब देखो अब कितने प्रेजेंट है बता देता हूँ। दिशा पाटिल, देन जानवी, प्रणाली देशमुख, अक्षय, चिरायु, विकी, सत्यम, हृदयश्री, आयुष। बेटा आयुष आप जो है ना कैमरा ऑन रखो, ऑफ नहीं करना है दोनों को। इतना समझाता हूं उसके बाद भी, क्या प्रॉब्लम है? बस एक बार उसको छोड़ दो ऑन करके। चलो ठीक है, तो इतने बच्चे प्रेजेंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी देखो 2 नालायक अभी भी कहीं और है, अभी सर पता नहीं ऑन क्या। है कैमरा। आपको नहीं बोल रहा मैं, दीपक आप दिख रहे हो मुझे, मैंने बच्चों का नाम लिया ना, यही दिख रहे हैं मेरे को। 2 बच्चे अभी भी गायब हैं। सत्यम आप भी बेटा कैमरा ऑन कर लो। सत्यम कैमरा ऑन करो। सर ऑन ही है।
कहाँ पर है सत्यम भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा ये लड़का। अरे बेटा अगर आपका कैमरा ऑन होता तो मेरी स्क्रीन पर होता ये, ऐसा कैसे हो गया? सर मेरी स्क्रीन पे तो ऑन है। अच्छा बेटा ये टेक्नोलॉजी बहुत ही क्लियर बता देती है हर एक के बारे में, कोई छुपा नहीं सकता अपने आप को। नहीं है वो आप बेटा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर बेटा 1000 स्टूडेंट भी होंगे ना तो मेरी स्क्रीन पर दिख जाएंगे सबका। हाँ अब देखो अब कैसे आ गए, अब कैसे सत्यम दिख रहा है? तो ये नहीं चलेगा बेटा, मैं बता रहा हूं इसमें आप बच ही नहीं पाओगे बेटा, प्रॉक्सी नहीं लगा सकते इसमें, इसमें प्रॉक्सी नहीं लगेगी, इसमें शक्ल दिखेगी तभी अटेंडेंस होगी। तो अब दिख रहे हो ना आप, मैं पहले ही बता रहा था। चलो विक्की, अच्छा विक्की तो दिख रहा है, ओके ठीक है। तो फिर कौन गायब है? गौरव, अब गौरव आया। अब बेटा बीच बीच में गायब नहीं होना, आप ऐसे कंटिन्यू रखो। चलो तो अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, तो बेटा जल्दी से शुरू करते हैं। दीपक बताइए कौन कौन से अचीवमेंट थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के? बोर ने क्या क्या अचीव किया अपने मॉडल के अंदर? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो बेटा मैंने बताया था कि अपने लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एटम के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। हर एक ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो डेफिनेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा बेसिकली क्या कहते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में जा सकते हैं लेकिन स्टेबल रहते हैं। ओवरऑल दे आर स्टेबल इन नेचर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या था बेटा अक्षय, और क्या अचीवमेंट था बोर्स? हाँ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ यस, हाइड्रोजन। गुड गुड ठीक है। सेकंड पॉइंट बेटा था कि मैंने आपको बताया था कि बोर ने, नील्स बोर जो थे जिनका ये एटॉमिक मॉडल था, तो उन्होंने अपने मॉडल के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम था, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, उसको बेटा पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। मतलब उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस नजर आ रही थी उनके बारे में बताया था। अभी अपने लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी सीरीज है, जैसे लेमैन बार्मर बास्टिन ब्रैकेट फंड, ये सीरीज आपको पढ़नी है, अगला ही टॉपिक है। तो बेटा इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने। ठीक है, तो ये बेटा सेकंड अचीवमेंट इनका हो गया। थर्ड हमने पढ़ा है कि किस तरीके से बोर ने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, किस शेल के अंदर कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ही टोल्ड अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर कितनी एनर्जी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग बोर्स फॉर्मूला। तो बोर्स फॉर्मूला सबको याद होगा जानवी, क्या है बोर्स फॉर्मूला? ठीक है, En इज इक्वल टू, फिर आपको वहां पर एक तो रिलेशन था -2 पाई स्क्वायर, ठीक है, Me4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला था। फिर उसके हमने डिडक्शंस किए थे 3 डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार पढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से आपको आ जाएगा। चलो एक और अचीवमेंट है बेटा यहाँ पर, he was able to explain the Rydberg's formula, deduce the Rydberg's formula। अब ये Rydberg's formula क्या था? आपने बोर्स फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन बेटा Rydberg's formula क्या था? तो किसी को याद है? दीपक बताइए Rydberg's formula क्या पढ़ा है हमने? Rydberg कौन थे और इनका फॉर्मूला क्या कहलाता है? माइनस En इक्वल टू आपने पढ़ा था, क्या रिलेशन था बेटा? माइनस आर एच, हाँ RH 1/n स्क्वायर। इसको बोलते हैं बेटा रिडबक्स फॉर्मूला। और यहां पर जो आप RH देख रहे हो निकिता, RH देख रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू को भी रिडबक्स कांस्टेंट जो बताया था वो भी नील्स बोर ने ही निकाला था। तो ये रिडबक्स फॉर्मूला बेटा, ये रिडबक्स जो कांस्टेंट है ये और कुछ नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूले को, ये रिडबक्स फॉर्मूला है, रिडबक्स फॉर्मूला, ठीक है, अगर इस रिडबर्ग फॉर्मूले को बेटा अगर हम बोर्स फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो बोर्स फॉर्मूला क्या था बेटा एनर्जी का? En इज इक्वल टू, बताओ जरा क्या बताया था, क्या लिखा हुआ है निकिता, बताया जरा नोट्स के अंदर। बोर्स फॉर्मूला फॉर -2 पाई स्क्वायर सारे Me4 Me4, आगे क्या था? -2 पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं -2 पाई स्क्वायर Me4। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इट इज द बोर्स फॉर्मूला और ये रिडबक्स फॉर्मूला। तो बच्चों बेटा इसको देखकर, दोनों फॉर्मूलों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है
कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट कौन सा है, किसको बोलते हो रिडबर्ग्स कांस्टेंट, देखना ध्यान से। अगर मैं यहां पर देखूंगा बेटा, आप लोग ध्यान देना, क्या रिडबर्ग कांस्टेंट किसी को बोल रहे हैं आप n स्क्वायर को छोड़ दो, नीचे n स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं आपको। पाई कांस्टेंट होता है, सबको पता है ना। m का बेटा मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट होगा दीपक। m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू फिक्स है। E का मतलब बेटा क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो बेटा ये भी कांस्टेंट है, ठीक है जानवी। और H बेटा क्या था, H क्या था, Planck's constant. प्लैंक्स कांस्टेंट था 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो बेटा ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट हैं, अगर आप इनको अब इन दोनों फॉर्मूलों को अगर कंपेयर करते हो तो आपको दिख रहा है कि सभी बच्चों देखो, क्या RH की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी अपनी, -2 पाई स्क्वायर, माइनस रहने दो, माइनस तो उसमें है, 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन H स्क्वायर। क्या यही है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, यही होगा RH, देख के बताओ। Yes, sir. और इसकी वैल्यू कितनी होगी अक्षय, इसकी वैल्यू क्या है, 21.8 into 10 to the power -19 joule per atom. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ये वैल्यू होगी रिडबर्ग कांस्टेंट की, ठीक है। तो अब सब बच्चों को क्लियर हो बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट का मतलब क्या है। रिडबर्ग कांस्टेंट अगर आप देखेंगे इस एनर्जी इक्वेशन, मतलब इसमें जो आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो बेटा ये बोर्स फॉर्मूला है, ये रिडबर्ग फॉर्मूला है, तो बस एक ही डिफरेंस है, बोर्स फॉर्मूले को ही हमने बेटा क्या कह सकते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला बोल सकते हैं। अगर आप वहां पर इस कांस्टेंट को क्या लिखो, RH की फॉर्म में लिख दो, RH की फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। RH का मतलब बेटा क्या है जानवी, इट इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या स्टोरी थी वो भी बताता हूं आपको। रिडबर्ग कांस्टेंट कहां से आया, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये रिडबर्ग कौन आ गया, हाँ तो इसके बारे में भी जान लो बेटा। एक्चुअल में क्या था, बोर ने जो स्टडी करी एटम की, वो अलग स्टडी कर रहे थे, ठीक है। एक और साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम रिडबर्ग यहाँ पर आ रहा है, तो उन्होंने बेटा क्या किया, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया अपने हिसाब से, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले को पूरी तरह से बेटा अपने फॉर्मूले के साथ जोड़ने का काम जो किया वो नील्स बोर ने किया, मतलब दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। बोर ने अलग स्टडी करी, रिडबर्ग ने अलग करी, लेकिन रिडबर्ग ने सिर्फ एनर्जी बताई थी एक तरीके से, वो भी अपने कांस्टेंट के टर्म्स में बताई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, समझे। E is equal to -RH(1/m²), तो यहां तक वो पहुंच गए थे अक्षय, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसी वजह से रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो है हम इसलिए बोलते हैं कि इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय नील्स बोर। बोर ने बताया कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होगी -21.8 इंटू 10 की पावर -19, और इसी को बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट को इसलिए मैंने नोट्स के अंदर लिखवाया हुआ है, देखो क्या लिखा है, हेल्प्स टू डिड्यूस रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो रिडबर्ग्स फॉर्मूले को बेटा बेसिकली रिडबर्ग ने नहीं डिड्यूस किया था, बल्कि नील्स बोर ने किया था, ठीक है। लेकिन उनके नाम की वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको बोलते हैं हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला, ठीक है। और कांस्टेंट का भी नाम बेटा रखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ऐसे जैसे कोई भी चीज आपको पता होगा, कोई भी डिस्कवरी होती है तो हम उसी के नाम पर उसको बोलते हैं, ठीक है। ज्यादातर दुनिया में जो भी डिवाइसेस बेटा डिस्कवर हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन पर उनका नाम जरूर आता है, ठीक है। जिसने बैटरी डिस्कवर करी होगी पहली बात, तो गैल्वेनिक सेल उसके बेसिस पर नाम लगाते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th क्लास में। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप देखोगे साइंस में, जो भी लॉ कोई देता है, तो न्यूटन के लॉ पढ़ते हो तो न्यूटन के लॉ इसलिए पढ़ते हो क्योंकि वो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे पहली बार, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट है बेटा उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से उसका नाम आता है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मतलब है ये कांस्टेंट था, रिडबर्ग ने एक्सप्लेन किया, लेकिन उसको पूरी तरह से डिड्यूस नहीं किया था, उन्होंने निकाल के नहीं दिखाया था, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाया नील्स बोर ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट RH, जो आपको मैंने बताया, जिसकी वैल्यू है -21.8 इंटू 10 की पावर -19, यानी स्क्वायर क्यों लगा रहा है, H स्क्वायर सर, ठीक है। तो 21.8 इंटू 10 की पावर -19 बेटा ये RH है बेटा। इसके बाद आपको एक चीज और समझनी है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो है ये कई जगह आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल
अभी जो रिडबर्ग कांस्टेंट लिखा है मैंने, ये रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा नोट्स के अंदर देखें एक बार आप लोग। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट जो मैंने लिखा है, इस पे मैंने आपको देखना है कि बेटा ये एनर्जी के लिए है, मतलब एनर्जी इक्वेशन जब हम निकाल रहे हैं, बेसिकली इस इक्वेशन में क्या निकाल रहे हो, En की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है विकी, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS शेल। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, क्या एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की NS शेल में। ठीक है दिशा, उसमें बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट आ रहा है। तो इसलिए आप याद रखना कि इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो आपने बताई है 21.8 × 10⁻⁹ जूल एटम, जूल पर एटम, ये वैल्यू सिर्फ बेटा एनर्जी की इक्वेशन पर वैलिड है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर नोट्स पर बेटा ध्यान देंगे तो यहां पर डेल्टा E की वैल्यू को भी निकाला गया। डेल्टा E क्या होगी, की बात करें तो डेल्टा E का मतलब क्या है, बताओ जरा, एनर्जी में डिफरेंस है ना, बताया था बेटा। जैसे हर शेल की एनर्जी है, हर शेल की एक डेफिनेट एनर्जी है दीप्ति, ठीक है। तो अगर आप बेटा दो शेल्स की एनर्जी को डिफरेंस निकालना चाहते हो, और ऐसा कब होगा, चिरायु में बार बार बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की लास्ट क्लास में बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ आ सकता है ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर की तरफ आ सकता है और लोअर से हायर में जा सकता है। सबको बात समझ में आई थी ना। तो जब बेटा ऐसा होगा, हायर से लोअर या लोअर से हायर में जाएगा, तो क्या एनर्जी में कोई चेंज आएगा आयुष, विल देयर बी एनी चेंज इन द एनर्जी, यस और नो, होगा बेटा एनर्जी में चेंज। यही एनर्जी चेंज जो है, यही एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा E। उसको बेटा किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा E। और इसको कैसे लिख सकते हैं, EF माइनस EI। अब ये EF क्या है और EI क्या है, दीपक बताएं बेटा क्या है ये, EF क्या है और EI का मतलब क्या है। इनिशियल लेवल। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन, गुड, दो बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, अच्छी बात है। जो पढ़ते हैं उनको पता है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा है, अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो इनिशियल का मतलब बेटा क्या होता है, स्टार्टिंग में। मतलब बेटा मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले किस शेल में है, स्टार्टिंग में किस शेल में है, K शेल में भी हो सकता है, L में भी हो सकता है, M में भी हो सकता है, N में भी हो सकता है, हायर में हो, लोअर में हो, किसी में भी हो। लेकिन इनिशियली जो शेल के अंदर है बेटा, उसकी एनर्जी क्या है हमारी, EI कहलाएगी। ठीक है, और EF बेटा क्या होगा, व्हाट इज EF, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फाइनल शेल। फाइनल शेल। ठीक है, फाइनल शेल के अंदर है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली से लेकर बेटा किसी फाइनल शेल के अंदर जा रहा है। अभी मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना कि हायर से लोअर में कि लोअर से हायर में, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम बेटा क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा E की वैल्यू निकाल रहे हैं, एनर्जी में डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो EF माइनस EI, तो बेटा इसका फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, अक्षय बताइए जरा, EF की वैल्यू क्या होगी और EI की वैल्यू क्या होगी। तो EF को कैसे लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, अपॉन NF स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। N स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, NF लिख दिया। अब NF का बेटा मतलब क्या हुआ दीप्ति, NF मींस नंबर ऑफ फाइनल शेल, मतलब कि कौन से शेल के अंदर गया है। जैसे मान लो अगर L शेल के अंदर है बेटा फाइनली, या K के अंदर है, मान लो अगर K के अंदर है तो NF की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आयुष, 1 हो जाएगी। आयुष बेटा समझ में आ रहा है कुछ, या कैमरा ही सेट कर रहे हो, कैमरा ही सेट कर रहे हो या आराम से रख दे उसको एक जगह, क्यों हिला रहे हो बेटा, बस कुछ नहीं होना, बस मेरे को कौन सा तुम्हें देखना है, मेरे को बस दिखना है कि सो रहे हो कि जग रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम बाल बना के बैठे हो कि नहीं, मुंह धो के आए कि नहीं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस क्लास के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आयुष बताओ बेटा, अगर K शेल के अंदर होगा मान लो, अगर NF, तो NF की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। सुनील आप बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन
फाइनली के शेल के अंदर चला गया, तो सुनील NF की वैल्यू क्या पुट करोगे? NF नंबर ऑफ शेल कौन सा होगा? के शेल कौन सा होता है भाई? फर्स्ट होगा। किसने बोला है? सुनील ने रिप्लाई किया है, आयुष ने किया है। चलो आयुष को समझ में आया। सुनील तुम्हें समझ में आ गया? बेटा मेरी बात सुनो, एक बात, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, जितनी मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूं, जितना बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में मस्ती करी है ना, जितनी मस्ती करी है उसको भूल जाओ, उस दुनिया को भूल जाओ, त्याग कर दो उस दुनिया का, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। ये सब्जेक्ट बेटा नहीं समझ में आएगा अगर आप इसमें नहीं घुसोगे, सब्जेक्ट के अंदर मन नहीं लगाओगे, कोशिश नहीं करोगे समझने की, नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे, लेक्चर्स को दोबारा रिवाइंड करके नहीं देखोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ, इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल जाएगा। कौन से शेल में आयुष कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के साथ, या तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलेगा या तुम इलेक्ट्रॉन के साथ खेलोगे। तो डिसाइड कर लो किसको किसके साथ खेलना है। अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो इलेक्ट्रॉन को कहीं पे भी घुमा सकते हो, P शेल से, L शेल से, L से M से, कहीं पर भी घूमता रहेगा, आपको एनर्जी पता चल जाएगी उसकी। ठीक है सुनील? और अगर बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पर रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने बिल्कुल भी, 2 दिन की छुट्टी मनाकर देश को आजाद करके आ गए तुम दोनों, है ना बेटा? आजादी, किस चीज की आजादी अपने को मिल रही है, उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना है। हाँ तो बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? समझ जाओ बेटा जल्दी से जल्दी, मैं बता रहा हूं, नहीं तो केमिस्ट्री बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी। अभी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आयुष, आयुष अभी इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा ऊपर से, धीरे धीरे करके केमिस्ट्री भी चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब केमिस्ट्री हाथ से निकल गई। ऐसा मत करो, मैं बेटा एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे क्या सोचते हैं अरे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, अभी ट्रैक पर आएंगे, सर ने कहा नोट्स बनाओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो नोट्स ही बना सकता हूं। अब आप चाह रहे हो कि मैं पढ़ाई भी कर लूं, नोट्स को रिवाइज भी कर लूं, सब कुछ नहीं कर सकता, करना पड़ेगा बेटा। शुरुआत कर दो, कम से कम इंटरेस्ट लो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे तो कुछ बच्चे बहुत अच्छे इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं। दीपक है, ठीक है, अक्षय है, दिशा, निकिता, ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोग बाकी भी बेटा मेहनत कर सकते हो, और इनकी नॉलेज भी, इनको इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में। अगर आप लोग भी इंटरेस्ट लोगे दिशा, तो आप लोगों को बेटा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। टेस्ट में अच्छा करोगे, और इंटरेस्ट जब आएगा तो इसलिए आप मुझसे ज्यादा जानने की इच्छा रखोगे कि सर मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, ठीक है। तो खाली किताबों में अगर आप ये देखोगे कि सर इतने इतने 20-20, 40-40 नोट के, 70-70 पेज के नोट्स हैं, अगर बोझ समझोगे तो दब जाओगे सुनील, बोझ के नीचे दब जाओगे, ठीक है। और अगर इसको एंजॉय करके पढ़ोगे चिरायु, तो बहुत ही मजा आएगा बेटा पढ़ने में, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो इंटरेस्ट लो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। तो बेटा अब तक की कहानी में आपने ये समझ लिया है केमिस्ट्री के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी शेल से किसी भी शेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सुनील उसकी एनर्जी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हर शेल की एनर्जी डेफिनेट है ना। तो अगर बेटा उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है सुनील, अगर एनर्जी एक्स्ट्रा है तो उस एनर्जी को वो क्या करता है, रेडिएट करता है आयुष। रेडिएट करके बेटा कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर में जाता है। आयुष आज बेटा नोट्स पढ़ना, पीछे मतलब जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखना, लास्ट क्लास आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, दिख रहा है आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा आगे का, मुझे पता चल रहा है आप लोगों के साथ बेटा यही इशू है, ठीक है। दिशा आपको समझ में आ रहा है बेटा, हायर से लोअर में जाता है इलेक्ट्रॉन और लोअर से हायर में जाता है, तो ये कंडीशन सबको समझ में आ जाएगी आई थिंक। जिनको नहीं है बेटा, न्यू स्टूडेंट्स हैं, पारुल वगैरह, आप लोग बेटा पीछे के लेक्चर्स पढ़ना, ठीक है। तो लास्ट क्लासेस में मैंने ये चीज बताई है कि इलेक्ट्रॉन जब बेटा उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और ऐसा होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम हायर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं पारुल? हायर एनर्जी लेवल, ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो हायर से बेटा जब लोअर में आता है तो एनर्जी वो रेडिएट करता है, ठीक है, और जब लोअर से हायर में जाता है तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस बेटा डेल्टा ई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, EF माइनस EI, और EF की वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा EI की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, माइनस RH अपॉन
ni स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दिख रहा है बोर्ड पे बेटा सबको? अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो क्या होगा दीप्ति? डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस माइनस दिस माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, और माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये पहले से नेगेटिव है, अगर माइनस करूंगा सब्ट्रैक्ट तो सुनील क्या होगा? बोलो, प्लस का साइन आएगा या नहीं? ठीक है, हाँ, तो माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर बेटा दिख रहा है उस साइड का ना? माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर प्लस लिखा है आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। और इसको बेटा अगर आगे की तरफ लूं और कांस्टेंट को कॉमन ले लूं, कॉमन क्या ले सकते हैं जान भी देखो इसमें? कॉमन बेटा क्या ले सकते हैं हम? एक तो इसको आगे लिख दूंगा, पीछे वाले टर्म को प्लस का है ना, उसको आगे लिख देता हूं। तो आगे लिख के कॉमन ले लेता हूं आर एच। आर एच मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक सबको समझ में आ गया? आर एच मैंने कॉमन ले लिया और एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है गौरव? ठीक है बेटा, फिर से रिपीट करूंगा। अच्छा बेटा, मैं कह रहा हूं डेल्टा ई की वैल्यू आपको बोर्ड पर दिख रही है? पहले ये देखो बोर्ड पर मैंने क्या किया है निकिता, देखो बेटा, माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया ना ऊपर में से बेटा, ई एफ में से ई आई को सब्ट्रैक्ट किया। बोलो बेटा, आ गया समझ में? बस मैंने कुछ नहीं किया है, उसको आगे पीछे कर दिया, प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, और आर एच की वैल्यू बेटा कॉमन ले ली। तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? देखिए सभी बच्चे, डेल्टा ई की वैल्यू बेटा आ जाएगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ रहा है बेटा हमारा आर एच 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। ये रिजल्ट आपको बता रहा था, ये निकल के आया। और बेटा यहाँ पर आर एच क्या है आपको पहले भी बता चुका हूं, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसको आपको अभी बताया था, है ना? आर एच हमने अभी निकाला था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, मान लो के शेल से एम शेल पर चला गया या एम शेल से के से की तरफ आ गया, तो कितनी एनर्जी होगी? क्या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? सुनील, डेल्टा ई की वैल्यू का मतलब बेटा क्या है? एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या पुट करना होगा? मान लो ni का मतलब हो गया इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है, और nf का मतलब फाइनल कौन सा शेल है, और rh की वैल्यू पुट कर दो, सिंपली एनर्जी निकल जाएगी। करके भी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल कोई, ठीक है? अभी करा के दिखाऊंगा कि कैसे इसे निकालते हैं हम। ठीक है बेटा, निकाल सकते हैं एनर्जी। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे हम। एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल में बेटा मैं लेता हूं, कोई बच्चा मुझे बताए, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो बेटा, चिराई कौन से शेल से कहां का एग्जांपल लें, उसके हिसाब से हम एनर्जी निकाल देंगे। तो अक्षय कोई एग्जांपल बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन मान लो किस शेल में, कोई भी केस ले लो। सेकंड सर। कौन से शेल में? फर्स्ट में? नो सर, सेकंड। सेकंड में ले लो। तो अगर बेटा आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन अगर इनिशियली, अगर शुरुआत में सेकंड शेल के अंदर है बेटा, तो ni की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी सेकंड शेल। और फाइनली किस पे जा रहा है अक्षय बताओ, फाइनली कौन सा ले रहा है? फिफ्थ में, तो फिफ्थ रख दो, nf की वैल्यू 5 रख दो। अब क्या करना है बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू निकालते हैं अपने लोग। तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी RH 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो बस वैल्यू पुट करनी है आपको। पहले रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 21.8 10 की पावर माइनस 19। अच्छा बच्चे, इसमें बेटा क्या गलती करते हैं दीप्ति? देखो यहां पर बच्चे क्या करते हैं अक्षय, माइनस लगा देते हैं यहां पर, जबकि आपको ध्यान रखना है कि ये वो फॉर्मूला नहीं है। आपने जो माइनस 21.8 पढ़ा था वो बेटा En की वैल्यू थी। अभी आप क्या निकाल रहे हो दीप्ति? डेल्टा ई निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा ई निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन नहीं पुट करेंगे, खाली 21.8 into 10 की पावर माइनस 19। ni की वैल्यू बेटा कितनी है? 2, और nf की वैल्यू 5 पुट कर दो।
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n। बोलो सिंपल वैल्यू पुट कर दी, बस इसको सॉल्व करना है। 21.8 into 10 की पावर माइनस 19 4 माइनस 1/25। इसको सॉल्व करके देखो क्या आने वाला है। एलसीएम में 100 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 25 4 और 4 माइनस 25, तो बेटा इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 21/100। 21.8 into 10 की पावर माइनस 19 बेटा अपॉन में आ रहा है इंटू माइनस 21/100। तो इसको बेटा कैसे कर सकते हैं, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, लगभग 441 आता है कैलकुलेशन में। तो लगभग बेटा इसका आंसर कितना आएगा मैं आपको बताता हूं, लगभग 45। 441 का मतलब हो गया और 450 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। 452 भी हो सकती है इंटू 10 की पावर माइनस 19। और बेटा यहाँ माइनस 19 है, यहाँ नीचे 100 है, दिख रहा है सबको, थोड़ा नीचे करो देखो 100 बेटा नीचे है ना, और 10 की पावर माइनस 19, तो 100 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा सुनील, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगा, माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है अक्षय। 4 into 10 की पावर माइनस 21 बेटा जूल पर एटम, ये एनर्जी निकल रही है। अब आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे कि 4.5 into 10 की पावर माइनस 19 कर सकते हो, है ना। वापस इधर ले आओ तो 4.5 into 10 की पावर माइनस 19 और ये हो जाएगा जूल पर एटम। तो बेटा ये जो एनर्जी निकलेगी ये आपकी क्या आई है, डेल्टा ई की वैल्यू है बेटा, क्या है ये, डेल्टा ई की वैल्यू। इस तरीके से आप कोई भी एनर्जी निकाल सकते हो डिफरेंस बेटा। इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं से कहीं भी जाए, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एनर्जी डेल्टा ई, कितनी एनर्जी के अंदर बेटा चेंज आया। सबको आगे समझ में, मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां बेटा हमने डेल्टा ई की वैल्यू को निकाला, लेकिन दीपक बेटा इसी इक्वेशन का यूज करके क्या हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं बेटा। यस सर। कि जो एनर्जी में चेंज आया है, ठीक है, दिशा किसकी वजह से आ रहा है ये एनर्जी में चेंज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिल रही है, या इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में रेडिएट करता है, क्वांटम की फॉर्म में, छोटे छोटे क्वांटम थे, और हर क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है, कितनी एनर्जी है क्वांटम की बताओ, कैसे लिखते हो उसको बताओ। एक क्वांटम की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू नहीं होती, E इज इक्वल टू एच न्यू, बोलो बेटा। तो फिर इतना मुश्किल है बताओ, बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं। दीप्ति क्या हुआ बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू, आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी, एनर्जी हमारी H इंटू न्यू के बराबर होती है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेटा क्या इस फॉर्मूले की मदद से क्या हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, देखना, डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू इज इक्वल टू 4.5 into 10 की पावर माइनस 19, सॉरी नीचे कर दिया, सॉरी बेटा ये तो मैंने अलग चीज लिख दी, ये आएगा मतलब फॉर्मूला RH 1/ni स्क्वायर बेटा माइनस 1/nf स्क्वायर, क्या यही आएगा, देखें, ठीक है। ये लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू RH 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, ठीक है दीपक। तो अब बेटा अगर अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, H को उधर लेके जाना पड़ेगा सुनील, H को उधर लेके जाएंगे, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बेटा हो जाएगा RH अपॉन H
1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni। ठीक है, सबको बेटा समझ में आ रहा है? बस यहां पर हम क्या किया, हमने जो फ्रीक्वेंसी के साथ h लगा हुआ था, प्लैंक्स कांस्टेंट था, उसको इधर लेके आ गए। तो अगर दीप्ति बेटा यहां पर अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं और RS से डिवाइड कर दूं तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। और अक्षय ध्यान से देखना, नोट्स के अंदर बेटा सभी बच्चे देखेंगे, अगर जो नया कांस्टेंट बनेगा उसको भी हम, मैंने लिखा हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को भी बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट ही बोलते हैं। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिखाता हूं, RH अपॉन H का देखो क्या होगा। RH की वैल्यू कितनी है दीपक? अभी जो हमने करी है 21.8 है ना, into 10 की पावर -19। और H की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 6.626 10 की to पावर 10 to the power minus 34. 34 है ना, ये लिख दिया आपने। और इनटू में ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। तो बेटा ये अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी, सॉल्व करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूं 3.29 into 10 की पावर 10 raised to the power 15। ये वैल्यू आएगी, देखो ये आंसर आ रहा है ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है बेटा, एक नया कांस्टेंट मिला आपको, अक्षय एक नया कांस्टेंट मिला 3.29 into 10 की पावर 15 into 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। ये बेटा क्या निकालेंगे इससे, हम क्या चीज निकाल सकते हैं निकल का, इसका फॉर्मूला बेटा ये देखो, फ्रीक्वेंसी का, यानी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, जब वो किसी शेल से, शुरुआत में किसी शेल से अगर किसी फाइनली किसी शेल में जा रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन बेटा वो एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, वो हम निकाल सकते हैं। निकिता समझ गए? ये बात सबको समझ में आई थी? सिंपल है आयुष, आ गया? अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं अक्षय, कि यहां पर जो एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहां पर जो एक कांस्टेंट लिखा हुआ है 3.29 into 10 की पावर 15, जो आपने अभी मैंने बताया डिवाइड करके निकाला है हमने, इसको भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है सुनील, इसको भी रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इसको रिडबर्ग कांस्टेंट हम कब बोलेंगे? इट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने के लिए, समझे? तो जैसे एक रिडबर्ग है, एक रिडबर्ग तीन जगह आएगा बेटा, एक एनर्जी की इक्वेशन में आएगा जहां पर उसकी वैल्यू होगी 21.8 into 10 की पावर -19। ठीक है अक्षय? दूसरा रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा आएगा फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में, जहां पर इसकी वैल्यू होगी RH की 3.29 into 10 की पावर 15, और इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ज, हर्ज में होगी। ठीक है? और एक और बेटा यूनिट है इसकी, मतलब एक और कांस्टेंट की वैल्यू है जो आपको नोट्स में लिखी हुई है, वेव नंबर के लिए। वेव नंबर जब हम निकालेंगे, अभी दिखाता हूं आपको कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, 1.09677 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो बेटा आप ये देख रहे हो यहां पर रिडबर्ग, एक ही नाम है रिडबर्ग सुनील, क्योंकि बेटा मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुक्स के अंदर, अब अगर अक्षय किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो वहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट 3 वैल्यू आपको दी होंगी। तो बेटा एक तो है एनर्जी की इक्वेशन के लिए, है ना, एक है फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक है वेव नंबर के लिए। मेरी बात सबको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब कोई बच्चा बुक पढ़ेगा, अगर किसी बच्चे ने ये महान काम करने की कोशिश करी, प्रदीप पढ़ी या किसी बुक को पढ़ने की कोशिश करी, तो ही विल गेट कंफ्यूज्ड। अगर वो मेरी बात समझ गया है तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तीन रिडबर्ग कांस्टेंट कहां से आ गए। ठीक है चिरायु? तो बेटा अगर बुक्स में ओपन करके देखेंगे, यू विल फाइंड, आप देखोगे वहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट 3 अलग अलग जगह आ रहे हैं। एक तो बेटा En के अंदर आ रहे हैं, जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं NH शेल की, उसकी वैल्यू अलग है। जब हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है RH की। ठीक है? और एक और वैल्यू आएगी, अभी वेव नंबर निकाल के दिखाऊंगा आपको, तो उसमें बेटा वैल्यू आएगी 1.09677 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो यानी कि आप बेटा ध्यान रखना, आप बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज को समझो कि रिडबर्ग कांस्टेंट 3 अलग अलग जगह आता है, नाम उसका वही है,
लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। और आप लोगों को कहां पर क्या यूज करना है, सपोज अक्षय अगर अपने को एनर्जी निकालनी है तो हम कौन सी वैल्यू डालेंगे RH की? 21.8 into 10 to the power -19। ऐसी अगर बेटा फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कौन सी वैल्यू डालोगे RH की? 3.29 into 10 की पावर 15। सब बच्चों को आगे समझ में? गौरव, मेरी बात समझ में आई? और अभी वेव नंबर का भी आपको निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि बेटा देखो आप लोगों को बेटा मैं हर जगह गाइड करने के लिए तैयार हूं। और जहां पर बच्चे क्लास में था और जब मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा तो कई दिन तक मेरा दिमाग खराब रहा दीपक, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया ये रिडबर्ग कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू कैसे आ रही है, क्योंकि बुक्स में बेटा इतना एक्सप्लेन करके दिया नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं मेरी बातों को ध्यान से सुना करो क्लास के अंदर, आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई फिर मेरे को कि मैं जब क्वेश्चंस निकाल रहा हूं तो बेटा ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि टीचर ने इतना मेरे को क्लियर नहीं किया उस टाइम पर और हम पूछते भी नहीं थे इतना, ठीक है, कि सर ये हाँ 3 अलग अलग कांस्टेंट कैसे आपने बता दिए, इतनी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, या किसी वजह से क्लास नहीं ले पाऊंगा, जो भी रीजन रहा हो। तो कई मेरे को ये चैप्टर के अंदर ये रिडबर्ग का ही समझ में नहीं आया है 3 रिडबर्ग अलग अलग कैसे आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं बेटा कुछ नहीं है इसमें, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरीके से रिडबर्ग की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए विकी कि रिडबर्ग कांस्टेंट 3 अलग अलग वैल्यू है इसकी। और बेटा जहां पर आपको जो निकालना है, मैं कह रहा हूं जहां पर जो निकालना है, मतलब कि अगर एनर्जी निकालनी है तो अलग वैल्यू पुट करनी है RH की, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अलग, और वेव नंबर निकालना है तो अलग। अब बेटा वेव नंबर कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड द वेव नंबर, वेव नंबर कैसे निकलेगा ये देखो बेटा। एक रिलेशन बताया था आपको, पहले तो वेव नंबर का मतलब क्या है ये देखते हैं। वेव नंबर क्या होता है अक्षय? The number of waves present in 1 centimeter length of wave. वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर बेटा कितने सुनील कितनी वेव्स होंगी उसी को बोलेंगे वेव नंबर, जैसे नाम से भी पता चलता है पारुल, ठीक है पारुल आ रहा है समझ में आपको? वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। बेटा नोट्स एक बार पढ़ोगे तो आएगा आपको समझ में। और इसको बेटा मैथमेटिकली लिखते हैं, अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1/लैम्डा, मतलब बेटा जो वेवलेंथ होती है, ठीक है पारुल, जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल होती है, 1/लैम्डा के बराबर होती है। इसके अलावा बेटा एक रिलेशन और था, जानवी आप बताइए, एक रिलेशन और था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अगर एक की वैल्यू दी हो तो दूसरा कैसे निकालते हैं हम? सपोज अगर वेवलेंथ दे रखी है हमें और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? 9th क्लास में एक रिलेशन था, ये 9th में था, ये मेरे क्लास वाइज बता सकता हूं आपने क्लास में कौन सी क्लास में कब क्या पढ़ा था सुनील? जानवी याद आया बेटा ये फॉर्मूला C इक्वल टू न्यू लैम्डा? नहीं आया क्या? इसमें C क्या है बेटा? अच्छा C क्या चीज थी इसमें बताओ जरा, व्हाट इज C? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव, हाँ ठीक है, स्पीड ऑफ वेव वहां पर पढ़ते थे बेटा, लेकिन स्पीड ऑफ वेव नहीं है, ये स्पीड ऑफ लाइट है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, कितनी वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट? 3 lakh kilometer per second. 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है बेटा। तो अगर अपने को C की वैल्यू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, और लैम्डा दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, है ना। तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं, देखना वेव नंबर लिखना है मेरे को, वेव नंबर लिखना है 1/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अगर बेटा यहां से देखें 1/लैम्डा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? लैम्डा की देखो क्या होगी, C/न्यू होगी, और 1/लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? न्यू/C, ठीक है, देख के बताओ जानवी आ रहा है इसमें? वेव नंबर होगा बेटा 1/लैम्डा, और लैम्डा बेटा किसका हो, क्या वैल्यू है लैम्डा की? यहां से लैम्डा इज इक्वल टू, इधर ले जाओ इसको फ्रीक्वेंसी को, C/न्यू, और C/न्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा?
न्यू अपॉन सी, है ना। तो अब बेटा वेव नंबर की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले के अंदर, देखना न्यू अपॉन सी, और यहां पर अगर देखेंगे नीचे बेटा क्या आएगा, उस इक्वेशन को अगर ध्यान दोगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, इनटू यहां पर लिख देता हूं मैं RH 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहां पर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी अपने को बेटा। ये कौन सा RH होगा दीपक, ये वाला RH कौन सा है, इसकी क्या वैल्यू पुट करूं, सर वेव नंबर टे नहीं इसकी RH मुझे बस ये बताओ, अभी जिसको समझ में आया बस ये बता दो, यहां पर मैं इस RH सेकंड वैल्यू कितनी 3 पॉइंट सेकंड वैल्यू हाँ 3 पॉइंट। अच्छा ठीक है दीपक, तो समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनील इसकी क्या वैल्यू पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये ध्यान दें सभी बच्चे, क्योंकि आप बेटा वेव नंबर किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, फ्रीक्वेंसी की मदद से, इस वाली इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इसमें जब वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो मैं यहां लिखूंगा, ये हटा दो इसमें, RH इंटू सी को भी बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले RH की वैल्यू लिखता हूं, ऊपर RH आएगा, नीचे नहीं ऊपर आएगा, RH अपॉन सी, RH की वैल्यू है बेटा 3.29 इंटू 10 की पावर 15, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, और 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी दीपक एक कांस्टेंट बनेगा, यही मैं आपको बता रहा था, यहां पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कितनी आएगी लिखते हैं 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स है बेटा, ये ध्यान रखना। अगर आप सेंटीमीटर इनवर्स रखना चाहते हो, जैसे बताया था वेव नंबर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो आप उसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी मैंने इतनी वैल्यू लिखी है आपको, इनटू 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर। बोलो आ गया बेटा समझ में, ये कैसे आई इक्वेशन, यहां पर बेटा इसी को मैं क्या बोलूंगा, इट इज द रिपल्स कांस्टेंट फॉर रिपल्स कांस्टेंट की वैल्यू है वेव नंबर के लिए, ठीक है दीप्ति। और यहां पर बेटा ये RH है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इट इज द RH फॉर फ्रीक्वेंसी। बोलो सबको समझ में आई, 3 RH की वैल्यू आपको निकाल के दिखाई मैंने। ये बेटा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान देना, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री में आपको अभी तक अपने कभी इतने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे होंगे, लेकिन अब आएंगे न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स होते हैं अक्षर। और अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा, तो यहां से अगर बनेगा तो आपको कैसे पूछेगा मैं बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, मान लो वो किसी भी शेल से किसी भी शेल के अंदर जा रहा है, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है अक्षय, पहले तो डेल्टा ई की वैल्यू पूछेगा, कितना एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा, देखना बेटा ध्यान से, फिर आपसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी निकालो, न्यू की वैल्यू पूछेगा, फिर आपसे वेव नंबर पूछेगा, और फिर वेवलेंथ भी पूछ सकता है। तो आप ये सारी चीजें बेटा निकाल सकते हो इन फॉर्मुलों की मदद से, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो, और एनर्जी भी निकाल सकते हो। सबको आया समझ में, पारुल बेटा नोट्स में से थोड़ा देखें, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है आज जो पढ़ा है हमने अभी, ठीक है। निकिता आया बेटा समझ में यहां तक, बताओ। अभी बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कुछ करा दूंगा बाद में, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल्स अगर कर लोगे तो और समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि फॉर्मूले में, हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू गलत मत पुट करना, अगर वो गलत हो गया जल्दबाजी में तो फिर आंसर गलत ही आने वाला है, ठीक है। जानवी आया बेटा समझ में, आज का टॉपिक इतना आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके बाद ये जो मैंने आपको आज बताया है, ये है एनर्जी निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, वेव नंबर निकालना, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं,
इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल के अचीवमेंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो बोर ने बेटा कुल मिला के एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत कुछ बताया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताई, फ्रीक्वेंसी बताई, वेव नंबर भी निकाल सकते हो। सोच रहे हो दीप्ति कितना हेल्प हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बता सकते हो कि वो कहीं से कहीं भी चला जाए, लेकिन आप उसकी एनर्जी को बता सकते हो अगर आपको ये पता है कि किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन गया है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिवर्स भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको एनर्जी दी रहेगी पारुल, और आपको पूछेगा किस शेल के अंदर था, किसके अंदर निकालो, तो वो भी एक तरीके होते हैं। वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी में भी है, तो वो क्वेश्चंस बेटा जैसे आप करोगे तो थोड़ा और आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल थ्योरी के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है अपना वो है डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। ठीक है दीप्ति, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम बेटा मैंने आपको दिखाया था, है ना, याद है सभी बच्चों को, उसमें कलर्ड लाइंस आई थी। जैसे हाँ सोडियम का हमने देखा था, तो सोडियम के लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा हमें येलो कलर की लाइंस नजर आई थी, उसी को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और बीच में डार्क एरिया होता है। तो ऐसे अगर बेटा देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उसके लिए आपको पढ़ने के लिए देखो यहाँ पर डायग्राम मैंने नोट्स के अंदर दिया है आपको। इस तरह की लाइंस नजर आती हैं आपको, ये देखो काफी सारी लाइंस दिखती हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और आप नेट पर भी देख सकते हो, ये कलर्ड लाइंस आपको नजर आएंगी। इसमें कौन सी कलर्ड लाइन कैसे है, अभी तो मैं पेन से ड्रॉ कर रहा था इसलिए नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेटा अगर आप इस लाइंस को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 5 सीरीज नजर आएंगी आयुष। अगर ब्रॉडली बेटा देखोगे हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को, जिसको बोर ने स्टडी किया दीपक, तो उसके अंदर 5 सीरीज बेटा बनी, और इन सीरीज के नाम उनके साइंटिस्टों के नाम के ऊपर है। मतलब एक्चुअल में जिसने इसको एक्चुअल में डिस्कवर किया था या पहली बार देखा था। ठीक है, पहली बार बेटा स्पेक्ट्रम को जिन्होंने, मतलब बोर ने स्टडी किया, लेकिन बोर से पहले बेटा कई सारे साइंटिस्ट ने उसको पहले डिस्कवर कर चुके थे, इसलिए इनका नाम पड़ा है। जैसे पहली वाली सीरीज है वो है लेमन, फिर बाल्मर, फिर पास्चेन, ब्रैकेट, फर्न, ये 5 सीरीज है। अब एक एक करके इस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में जितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा किसी लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने आपको बताया ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है दीप्ति। इसका मतलब बेटा अपने को क्या पता चल रहा है कि किस तरीके से हाइड्रोजन के अंदर कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करता है तो बेटा कौन कौन से शेल में, यही दिखाता है। तो याद करो मैंने आपको जब बोला था कि इन लाइन का, हर एक लाइन का कुछ मतलब है निकिता, है ना। आपको जब मैंने लाइन स्पेक्ट्रम बोला था तो मैंने बताया था बेटा ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, तो इनका बेटा हर एक जो लाइन थी वो एक क्या, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है ना। सोडियम के अंदर 2 लाइंस थी तो आपको बताया था 1076 और 10 कितनी वैल्यू थी, दोनों की वेवलेंथ थी अलग अलग, है ना, 1096 और 1090 आई थिंक। तो मतलब बेटा ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लाइंस आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर, तो बेटा ये सभी लाइंस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब एक तरह की वेव्स हैं। और ये डिपेंड करेगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कहां की तरफ आएगा। ठीक है, तो कौन से शेल से कहां की तरफ आएगा। अगर फर्स्ट सीरीज को बेटा एक बार डायग्राम को अगर ध्यान से देखो, निकाल के रखो अपने नोट्स में जहां भी आपने बनाए हैं, तो यहां बेटा आपको ये जो कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, 1 2 नहीं तो आपके खुद के नोट्स हैं उसमें भी देख सकते हो। तो आपको बेटा डिफरेंट एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। n = 1 का मतलब बेटा क्या है, के शेल की बात हो रही है, सबसे इनर मोस्ट शेल है बेटा ये सबसे इनर मोस्ट है, फिर L, फिर M, N, O, P, Q, इस तरीके से शेल्स हैं। ठीक है आयुष, तो बेटा ये सारे शेल्स हैं। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन या तो बेटा हायर से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा या लोअर से हायर की तरफ जाएगा, है ना। और दोनों ही केस में अगर बेटा ध्यान दें हम, अब मुझे बताओ लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता था अक्षय, किस तरह का स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्ब हुई थी एनर्जी या रेडिएट हुई थी, रेडिएट हुई थी, रेडिएट हुई थी। एमिशन स्पेक्ट्रम था, कौन सा बेटा स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम था। जब एनर्जी एमिट हो रही है अक्षय, तो इसका मतलब क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया है,
कौन से शेल से कहाँ की तरफ आएगा, हायर से लोअर की लोअर से लोअर। हायर से लोअर की तरफ, ठीक है दिशा। क्योंकि बेटा देखो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बेटा वो कहां पर है, किसी हाई एनर्जी लेवल पर है। और आपको मैंने बताया था बाहर की तरफ जो शेल होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल है, और न्यूक्लियस के पास जो है वो मिनिमम एनर्जी होती है। तो बेटा क्या इलेक्ट्रॉन को आप देख रहे हो, देखो डायरेक्शन ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट सीरीज के अंदर देखोगे अगर लेमन सीरीज के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रॉन, ये लाइंस बेटा क्या दिखा रही हैं, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखा रहे हैं दिशा। जैसे 8 शेल से बेटा इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर आ रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड पर आ रहा है, नीचे की तरफ फर्स्ट शेल की तरफ आ रहा है ना। इसमें दूसरी लाइन बेटा क्या दिखा रही है आपको, अब इलेक्ट्रॉन 8 की जगह 7 से आ रहा है, इस तरीके से 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से। तो ये सारी सीरीज आपको क्या दिखा रही है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्टेट देखो सभी बच्चे, दिशा इलेक्ट्रॉन की फाइनल स्टेट कौन सी है, एनर्जी लेवल कौन सा है फाइनली, कहां इलेक्ट्रॉन आया है, फर्स्ट शेल में आया है। तो सभी बच्चे बेटा ध्यान दे रहे हैं, सबको समझ में आ रही होगी ये बात, बार बार यही बोल रहा हूं, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ बेटा कि एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है, तो बेटा वो किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, ठीक है। तो जैसा कि इस डायग्राम में सभी बच्चे देख सकते हैं ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग बेटा हमने नाम रखा है, जो पहला शेल है, मतलब पहली जो सीरीज है, उसमें आप लोग देख रहे हो बेटा कि कहां आके खत्म हो रही है सारी सीरीज, फाइनल ऑर्बिट बेटा क्या है, के शेल है, ठीक है। जो के शेल के अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको नाम दे दिया लेमन सीरीज। इसी तरीके से अगर बेटा इलेक्ट्रॉन फाइनली अगर सेकंड शेल के अंदर आ रहा है तो उसको बोलेंगे बाल्मर। इसी तरीके से थर्ड है पास्चिन, जिसमें फाइनली इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर आएगा, ब्रैकेट बोलेंगे जब फोर्थ के अंदर आएगा, और जब फिफ्थ के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन फाइनली रुकेगा तो उसको फंड। इस तरीके से 5 डिफरेंट सीरीज आपको दिख रही हैं। तो एक बार बेटा सभी बच्चे आज इसको पढ़ना, ठीक है, और कर फिर बेटा कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों के नोट्स रह गए हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।